स्टूडेंट्स, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में वीडियो क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के 2 लेसन पूरे पढ़ लिए थे और आज हम उसी श्रृंखला में इस तीसरा लेसन पढ़ने जाएंगे। इस बीच आपको जो वर्क दिया गया था होमवर्क, वो सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा लेसन पढ़ेंगे, बस की यात्रा, जिनके लेखक का नाम है श्री हरिशंकर परसाई। ये गद्य साहित्य के बहुत ही बड़े लेखक रहे हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में जमानी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई थी। इन्होंने कई कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और इन्हें हिंदी के महान व्यंग्यकारों तथा प्रसिद्ध लेखकों में सबसे आगे माना जाता है। ये हिंदी के साहित्य जगत में व्यंग्यकारों में सबसे पहले इनके द्वारा ही व्यंग्य को साहित्य में एक विधा के रूप में स्थापित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं जैसे तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी आदि। और इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर एक इनके द्वारा लिखी गई रचना थी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हमने इनके बारे में संक्षिप्त परिचय हमने आपके सामने रखा है, जो आपको ध्यान में रखना है। और अब हम यहाँ उनके द्वारा ही लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत, मतलब यात्रा का वर्णन है, जिसका नाम है बस की यात्रा, वो पढ़ते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर ये जो लेसन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यहाँ पर 5 मित्र हैं और वे सब बस से यात्रा करना चाह रहे हैं, लेकिन उस बस की स्थिति बहुत ही जर्जर पुरानी है। तो उन सब ने, लेकिन पन्ना से यही एक बस थी जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़ सकती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, यह बस ही डाकिन है। जब उन्होंने ये तय किया कि हम इसी बस के द्वारा चलेंगे, इसी बस के द्वारा, और सुबह जबलपुर वाली ट्रेन से ये हमें मिला देगी और फिर हम अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि जो समझदार लोग हैं वो शाम को इस बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि वो उस बस की हालत जानते थे। तो इस पर लेखक ने आसपास के लोगों से जानना चाहा कि क्यों, इस बस में क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये तो बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट हो जाएगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जब लेखक ने बस को देखा तो उन्होंने पाया कि बस जगह जगह से टूटी फूटी थी और बिल्कुल वृद्ध सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि यदि हम इसमें बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। यह बस तो सिर्फ अब पूजा के लायक ही रह गई है। जैसे आपको सामने बस की तस्वीर दिख रही है, किस तरीके से इस बस की स्थिति बनी हुई थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं।
अपने आप चलती है या हाँ जी और कैसे चलेगी? तो देखिए, जैसे हमने पहले लेखक के बारे में जाना था कि उनका लिखने का जो तरीका था उसमें व्यंग्य होता था, और इसी तरीके से जो बस कंपनी के मतलब जिसकी बस थी उनका एक हिस्सेदार भी उसी बस में बैठा था, और लेखक ने उन पर थोड़ा सा व्यंग्य कसते हुए यही कहा कि क्या यह बस चलती है, और उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ हाँ चलती है, अपने आप चलती है। तो हाँ जी और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब जिस तरीके से बस की हालत वहाँ दिखाई जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने आप चलती है? हम आगा पाछा पीछा करने लगे, बस को चारों तरफ से देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, उन 5 में से एक मित्र डॉक्टर था जो बोला, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बैठाकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें खह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। मतलब लेखक और उनके मित्रों को जो लोग बैठाने आए थे उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। उनके मन में एक डर था कि पता नहीं ये समय पर या सही अवस्था में पहुंचा पाएगी या नहीं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सारी सीट के नीचे इंजन है। जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ, पूरी बस पूरी इस तरीके से हिलने लग गई, ऐसे लग रहा था जैसे हर सीट के नीचे ही इंजन है और हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। बस की खिड़कियों के जो शीशे लगे हुए थे वो लगभग सब टूटे हुए थे और जो बच रहे थे वो आधे टूटे हुए थे, उनसे हमें बचना था। मतलब वो भी पूरे नहीं थे, वो आधे टूटे हुए थे, उनसे खुद को हमें बचाना था। और हम ये खिड़कियों की स्थिति को देखकर, शीशों की स्थिति को देखकर बस खिड़की से तुरंत दूर सरक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे हमारी सीट के इंजन ही नीचे ही इंजन लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि बस की बॉडी इतनी कमज़ोर थी कि इंजन के चलने से पूरी बस हिलने लगी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें ऐसे लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कहने का अर्थ है कि उस समय में भी अगर ये बस चली होगी तो ज़रूर, और अब उनको बहुत टाइम हो चुका था, तो ये है बहुत ही पुरानी हो चुकी है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चढ़ने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक ने इस वृत्तांत में व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए ये हमें बता रहे हैं कि बस की अवस्था वास्तव में बहुत ही पुरानी थी। और ऐसी बस या ऑटो आपने भी कई बार देखे होंगे कि जो पूरे उनकी बॉडी पूरी टूटी हुई होती है, सीट टूटी हुई होती है, और जैसे ही बस स्टार्ट हुई, चलने लगी, तो कहीं से तो सीट टूटकर आगे जा रही है और कहीं ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी आगे निकल रही है, सीट पीछे रह रही है। हर बस का हर जो पार्ट था, हर हिस्सा था, वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था।
कभी ये लग रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, तो कभी ये लगता था कि सीट को छोड़कर बस की बॉडी आगे भागी जा रही है। लगभग 8-10 मील चलने के बाद में सारे भेदभाव मिट गए, मतलब जिसको बैठना था वो सीट पर बैठ गया। एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जैसे ही बस रुकी और सब ने देखा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, नीचे से पेट्रोल निकलने लगा था, तो बस का जो हिस्सेदार था, जो लेखक इनके साथ में यात्रा कर रहा था, उसने क्या किया कि एक पेट्रोल की टंकी से पाइप निकालकर और सीधे पेट्रोल की एक कोई जो ड्रम था उसमें लगाया और डायरेक्ट अब उसमें से पेट्रोल जाने लगा। तो लेखक ने उसे देखकर ये महसूस किया कि अब थोड़ी देर में ऐसे नहीं हो कि इस इंजन को भी गोद में लेकर बैठना पड़े और उसे पेट्रोल इस तरीके से पिलाना पड़े जैसे माँ बच्चे के बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 10-15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कहने का मतलब है कि उनके मन में एक डर था, उन्हें भरोसा नहीं था कि कभी भी बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है, किसी चीज़ से टकरा भी सकती है, कहीं गिर भी सकती है। और अब वह अपने रफ्तार से 15-20 मील चल चुकी थी। तो प्रकृति बस में से बैठे बैठे लेखक सड़क के दोनों ओर देख रहे थे। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे, अच्छे लग रहे थे और दोनों तरफ सड़क के हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेकिन प्रकृति के दृश्य लुभावने होते हुए भी उन सुंदर पेड़ों को देखकर ऐसे लग रहा था, बस की स्थिति को देखकर ऐसे लग रहा था कि ये जैसे दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि बस का ब्रेक तो कभी भी फेल हो सकता था और कभी भी ये बस जाकर उन पेड़ों से टकरा सकती थी। इसलिए जब एक पेड़ आता और वो निकल जाता तो फिर दूसरे का इंतज़ार रहता कि कहीं ये दूसरे से नहीं टकरा जाए। इसी बीच में भी उन्हें झील दिखी, तो झील को देखने से ऐसे लगता था कि कहीं बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। इतना चलने के बाद में 10-15 मील की दूरी में ये बस अब दोबारा फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया होता तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब 15-20 मील की दूरी में बस जब दोबारा रुकी तो ड्राइवर नीचे उतरकर तरह तरह की तरकीबें लगाने लगा, लेकिन फिर भी बस नहीं चली। बस की ऐसी स्थिति को छिपाते हुए बस के जो कंपनी हिस्सेदार का जो वहाँ हिस्सेदार उनके साथ चल रहा था, तो उसने
लोगों को सांत्वना देते कहा कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये अभी दूसरी बार भी रुक गई है। चांदनी रात थी, थोड़ी थोड़ी चांदनी थी। वृक्षों की छाया के नीचे बैठे वह बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई वृद्धा बूढ़ी औरत चलते चलते थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। हम खुद को ये सोच रहे थे कि ऐसी बस में बैठना, ये तो हम बेचारी पर लद कर चले आ रहे हैं। यदि रास्ते में इसका प्राणांत हो जाता तो हमें इसी जंगल में इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ती।